नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। ये सब खत्म हो गया। लक्ष्य जैसी प्रतिभा के लिए ये बहुत दुख की बात है। किसी पर दया मत करो। उसने अखिलेश को मारने की हिम्मत की, इसलिए उसे ओमकार के प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओमकार इतना निर्दयी है कि उसने लक्ष्य को यहां रखा, उसे मारने से पहले आशा दिखाई। वास्तविक निराशा। प्रचंड वायु अखाड़ा मंडप स्वामी की उपाधि के योग्य। चुप रहो, आवाज कम करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मीना अभी भी वही है? तो क्या हुआ? वो तो मरने ही वाला है। शायद उसके जाने के बाद मुझे मौका मिल जाए। इस उम्र में भी इस तरह सोचना बेशर्मी है। लोग आपस में बातें करते रहे। उनकी निगाहें स्वर्गीय सीढ़ी के मोड़ पर स्थित तूफान के केंद्र पर टिकी हुई थी। आकृतियां पहले से ही धुंधली दिख रही थी। सूखी पत्तियां और धूल हवा में उड़ रही थी। वे केवल धुंधले रूप से लक्ष्य को आंधी के भीतर घूमते और गिरते हुए देख पा रहे थे, जबकि ओमकार के हाथ में तलवार की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। बस लक्ष्य के उस तक पहुंचने और एक ही वार में उसे दो टुकड़ों में काटने का इंतजार कर रही थी। लक्ष्य को हवा का झोंका ऐसा लगा जैसे चाकू से उसका चेहरा चीर रहा हो। एक पत्ता तेजी से गुजरा और उसके गाल पर एक गहरा घाव हो गया। छी, ये ठीक नहीं है। जमीन पर गिरते ही मेरी मौत हो जाएगी। मुझे अभी अपने शरीर को स्थिर करना होगा। हवा चक्कर लगा रही थी। यहां का इलाका खुला था। न ऊपर आकाश था और न नीचे जमीन। लक्ष्य ने बाएं और दाएं देखा। जब भी हवा उस तरफ घूमती, सबसे नजदीक बाईं ओर पेड़ का तना होता। हवा का रुख बदल रहा है। मैं और दूर बहता जा रहा हूं। मेरा एकमात्र मौका अगली उड़ान में है। मुझे रुकना ही होगा, भले ही सिर्फ एक पल के लिए ही सही। पेड़ का तना नजदीक आते देख लक्ष्य ने अचानक दूर से ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके भीतर छिपी अंधकारमय तारा शक्ति का विस्फोट हुआ। गुरुत्वाकर्षण। उसके अंधेरे तारे में अब एक अधिक जटिल मिश्रण समाहित था। ऊर्जा निकाय, डार्क मैटर, प्रकाश, बिजली, धातु क्यूई, ठंडी हवा, सब कुछ आपस में समाहित था। उसका अदृश्य आकार बहुत बड़ा था। उसका खिंचाव कहीं अधिक मजबूत था। गुरुत्वाकर्षण के उस खिंचाव ने स्टार फ्रूट के पेड़ में पूरे 1 मीटर गहरा छेद कर दिया। ये ऐसा था जैसे दो लोग रस्सी खींच रहे हों। खिंचाव के स्रोत के रूप में लक्ष्य का अपना शरीर क्षण भर के लिए झटके से रुक गया। ये विराम केवल 1 सेकंड का था, फिर भी ये निर्णायक सेकंड था, क्योंकि इससे ओमकार द्वारा इतने लंबे समय से बनाई गई लय टूट गई थी। ओमकार की भयंकर पवन तलवार पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी, और 2 सेकंड बाद जब लक्ष्य वहां पहुंचेगा तो वो तुरंत वार करने के लिए तैयार थी। लेकिन लक्ष्य के अचानक रुकने से वो चौंक गया। शक्ति उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां उसे छोड़ना पड़ा। उसकी आंखें फटी रह गई। पहले से ही तेज रफ्तार से चल रहा तूफान एक बार फिर और तेज हो गया, मानो लक्ष्य को तेजी से उसकी ओर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। लक्ष्य के पास गुरुत्वाकर्षण का केवल एक बार उपयोग करने का समय था, इससे पहले कि हवा की गति कई गुना बढ़ गई और उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही लक्ष्य ने तारा कलाकृति को पकड़ लिया, एक लंबा भाला। धातु की ऊर्जा के धागे तेजी से नोक पर एकत्रित हुए, जबकि 10 गुना संपीड़ित मूल ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वो कभी भी चुपचाप मार खाने वालों में से नहीं था। चूंकि ओमकार उसे मारना चाहता था, इसलिए उसे करारा जवाब देना ही था। ओमकार ने अपनी तलवार उठाई। तलवार की आभा चमक उठी। तेजी से आते लक्ष्य का सामना करते हुए उसने चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, अपनी मृत्यु प्रसंग जैसी कोशिशें बंद करो। मेरे अंदर तुम पलक भी नहीं झपका सकते और नहीं उड़ सकते हो। चाहे तुम्हारी चाल कितनी भी चालाकी भरी हो, तुम मेरे प्रभाव में आ ही जाओगे। तलवार की आभा अचानक 3 मीटर से अधिक दूर तक फैल गई और उसने लक्ष्य से 1 मीटर आगे एक जगह पर जोरदार वार किया।
क्योंकि लक्ष्य बवंडर के भीतर आगे की ओर मुड़ा, इसलिए यह हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। अपनी गति के कारण जब तलवार की आभा उस बिंदु पर पहुंचती तो लक्ष्य भी उसी समय पहुंच जाता, जिससे केवल रक्त की वर्षा और कटे हुए अंग ही बचते। तलवार के उस प्रहार को देखकर उनके आसपास मौजूद कई लोग इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अंतर बहुत ज्यादा था। ओमकार ने लड़ाई की गति को नियंत्रित रखा और पलटवार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लक्ष्य की मृत्यु एक बहुत बड़ी फिजूल खर्ची होगी। कविन ने अपने हाथों में मौजूद स्नातक प्रमाण पत्र को देखकर गहरी अफसोस के साथ आह भरी। उड़ते हुए चबूतरे पर सागर ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अगर यही अंत था तो एलन की योजना व्यर्थ हो जाएगी। फिर भी मीना का दिल टूट जाएगा। शायद उसे अब उसके पास जाना चाहिए। आंसुओं से मीना की आंखें धुंधली हो गई और उसने अपने होंठ काट लिए। लक्ष्य, डरो मत। मीना तुम्हारे साथ हमारे घर वापस आएगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब सभी को लग रहा था कि कोई त्रासदी होने वाली है, तभी अचानक स्थिति बदल गई। लक्ष्य के पीछे पिघली हुई धातु एक पैराशूट की तरह डिस्क के आकार में खुल गई, जिसने तुरंत ही अधिकांश हवा को रोक दिया। लक्ष्य के पैर डिस्क के केंद्र पर टिके थे। तरल धातु मात्र 0.1 सेकंड के बाद उसकी कमर पर वापस गायब हो गई। फिर भी हवा की पूरी ताकत उस पर टकराई। पलक झपकते ही लक्ष्य की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। वूश, प्रकाश की किरण की तरह वो पलक झपकते ही ओमकार के सामने प्रकट हो गया। जहां तक फियर्स विंड स्लैश की बात है, इसने उस स्थान पर तभी प्रहार किया जब लक्ष्य ओमकार के सामने पहुंच चुका था और दूर आकाश में विलीन होने से पहले केवल खाली हवा को चीरता हुआ चला गया। अच्छा नहीं है। ओमकार के पास ये 2 शब्द कहने का भी मुश्किल से समय था कि लक्ष्य का लंबा भाला पहुंचा। वो केवल अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाकर उसे रोक सका। एक ने तो इसकी योजना बहुत पहले से बना रखी थी। दूसरा अचानक हमले का शिकार हो गया। हालांकि शक्ति में स्पष्ट अंतर था, लेकिन लक्ष्य के पास लंबे हथियार का लाभ था और कुछ क्षण पहले मिले अचानक बल से क्षण भर पहले उसके और ओमकार के बीच का अंतर मिट गया। ओमकार, इससे सीख लो, कभी भी अहंकारी मत बनो, वरना खाई में गिरकर डूब जाओगे। झिंगविंग, कान फाड़ देने वाली उस जोरदार आवाज से कान के पर्दे हिल गए। सबकी निगाहें स्तब्ध रह गई और दोनों हथियार एक पल के लिए आमने सामने आ गए। फिर अचानक लक्ष्य ने हमला कर दिया और ओमकार को दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया, लगभग ताराफल के पेड़ से ही गिरा दिया। ओमकार के पैरों के नीचे लकड़ी की सीढ़ियों पर 10 मीटर लंबी 2 गहरी खाइयां खुदी हुई थी, जो ये दर्शाती है कि लक्ष्य के प्रहार को रोकते हुए उसने कितनी ताकत को सहन किया था। मर चुका था। ओमकार का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया, हाथ कांप रहे थे। सीढ़ी से नीचे गिरने ही वाला था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लक्ष्य को अपनी नाक के नीचे से भागने नहीं दिया। जैसे ही लक्ष्य की गति धीमी हुई, उसने आखिरी वार की तैयारी की। अपनी कलाई घुमाते ही उसकी तलवार के भीतर से एक दूसरा ब्लेड बाहर निकल आया। मां और बच्चे की तलवार। नीचे से किसी ने चिल्लाया। ओमकार की तलवार के अंदर एक और तलवार छिपी थी। तलवार के अंदर तलवार मध्यम श्रेणी के स्टार आर्टिफैक्ट के लिए बुरा नहीं है। ओमकार एक तरफ हट गया, जिससे लक्ष्य का हमला उसे आगे ले गया, जबकि उसने खुद लक्ष्य के दिल पर सीधा एक जोरदार प्रहार किया। चूंकि वो लड़के को पेड़ से नीचे गिरने से नहीं रोक सका, इसलिए वो ये सुनिश्चित करेगा कि लक्ष्य जमीन पर एक लाश के रूप में गिरे। उनके आमने सामने आ गए। लक्ष्य, ब्रेक लगाने में असमर्थ, ने धक्के को महसूस किया। बिना किसी झिझक के उसकी तरल धातु सहज रूप से एकत्रित हुई। उसने एक हाथ उठाया। विद्युत प्रकाश और धातु की ऊर्जा संघनित होकर एक ऊर्जा गोले में तब्दील हो गई, जिसे उसने अपने पीछे विस्फोट कर दिया। एक जोरदार गर्जना, खून की एक झलक, एक चीख और एक आदमी गिर पड़ा।
ओमकार की छोटी तलवार ने लक्ष्य की पीठ की रक्षा करने वाली मोटी तरल धातु को भेद दिया। फिर भी वो उसे भेदने में विफल रही। इसने केवल लक्ष्य की पीठ पर एक चीरा लगाया, उस हृदय को चूक गई जिस पर उसने निशाना साधा था। इसके जवाब में ओमकार की पीठ पर लक्ष्य के अंतिम ऊर्जा गोले का प्रहार हुआ। विद्युत प्रकाश ने उसे झुलसाकर काला कर दिया, जिससे वो सीढ़ी के पायदानों पर गिर पड़ा। लक्ष्य लुढ़ककर जमीन पर आ गिरा, आखिरकार सीढ़ी की पहुंच से बाहर। मीना चिल्लाई और दौड़कर उसके पास गई, उसे सहारा देते हुए बोली, लक्ष्य, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत है। उसके कंधे और पीठ पर एक लंबा घाव था। इस घाव को भरने में 10 दिन से अधिक का समय लगेगा। हे भगवान, क्या मैंने सही देखा? लक्ष्य सचमुच नीचे उतर गया। इस लड़के की रणनीति और साहस बेजोड़ है। उसने हवा पर सवार होकर ओमकार के भयंकर पवन प्रहार से बचने के लिए तरल धातु का इस्तेमाल किया, और अंत में वो साहसिक पलटवार बिल्कुल उलटफेर। सिर्फ इसी वजह से मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो एक दिन स्टार दायरे तक जरूर पहुंचेगा। हां, प्रचंड एरो एरिना के एक छात्र ने प्रचंड एरो एरिना के हेडमास्टर को घायल कर दिया। अगर यहां गोपनीयता की आवश्यकता नहीं होती तो ऐसी पोस्ट करने से क्लिक चार टूट जाता। दर्शक स्तब्ध रह गए। एक तृतीय श्रेणी के युद्ध देवता का अर्ध तारा क्षेत्र के पीछा से बच निकलना लक्ष्य को इतिहास का पहला उदाहरण बना दिया, और उसने व्यक्तिगत रूप से ओमकार को घायल कर दिया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था। ये बात फैल जाएगी, ओमकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, और दोनों अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। ओमकार दर्द से कराहते हुए उठा। नीचे लक्ष्य को घूरते हुए उसने दांत भींचे, अपनी छोटी तलवार छीनी और समझौते को तोड़ते हुए फिर से झपटा। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अगर उसने अब लक्ष्य पूरा नहीं किया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अखिलेश का बदला लेने के अलावा उसे डर था कि वो खुद कभी तारामंडल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब ये उनका फैसला नहीं था। 3 लोग लक्ष्य की रक्षा के लिए आगे आए। मीना ने लक्ष्य पर खुद को झोंक दिया, मानो उसकी जगह वार सहने के लिए तैयार हो। कविन ने अपनी तलवार निकाली और ओमकार को पीछे धकेलने के लिए उनके बीच में आ गया। इस प्रकार उसने समझौते और शिविर के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अपने अधिकार को बरकरार रखा। तीसरा व्यक्ति सागर था, जो कहीं से भी प्रकट हुआ। उसकी हथेली से निकली प्रकाश की किरण ने ओमकार को हवा में उड़ा दिया। ओमकार, आज इसका अंत हो। अगर तुम इस तरह बेशर्मी से उसका पीछा करती रहोगी तो अभिषेक भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अपने हाथों को पीठ पर बांधे, अपने महान दिव्य संप्रदाय के गुरु के वस्त्रों पर तारों की रोशनी की झिलमिलाहट लिए सागर मीना के सामने खड़ा था। सागर को आते देख ओमकार समझ गया कि उसका मौका हाथ से निकल गया है। अब वो निश्चित रूप से लक्ष्य को नहीं मार पाएगा। लेकिन फिर भी उसने सागर पर चिल्लाते हुए कहा, सागर, जो मरा है वो मेरा बेटा था। हर दिन अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट आते हैं और अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट चले जाते हैं। अंततः वे आकाश के सच्चे ईश्वर की शरण में लौट जाते हैं। ओमकार, मैं तुम्हारे बेटे की मृत्यु के कारण ही मीना को 2 साल के लिए कैद करने के मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। कृतघ्न मत बनो, तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। ओमकार ने सागर की ओर एक नजर डाली, धीरे से खड़ी हुई और अपनी माता पुत्री की तलवारें उठा ली। लक्ष्य, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक तुम प्रचंड वायु के सदस्य रहोगे, मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। इस क्षण लक्ष्य भी खड़ी हो गई। मैं इसका कभी भी स्वागत करती हूं। ओमकार ने ठंडी सी सांस ली, मुड़ा और स्टार फ्रूट ट्री से निकलकर अपनी उड़न तश्तरी में सवार होकर युद्ध जनरल प्रशिक्षण शिविर से रवाना हो गया। इसी क्षण कविन आगे बढ़ा और लक्ष्य और मीना से कहा, लक्ष्य, आइस सिटी बेस्ट सिटी में स्थित प्रचंड वायु मार्शल आर्ट्स हॉल के छात्र, और मीना, कैपिटल सिटी बेस्ट सिटी में स्थित ग्रेस चर्च की छात्रा, स्टार फ्रूट ट्री के अंदर अपनी परीक्षा
सफलतापूर्वक पूरी करने और वॉर गॉड पद पर पहुंचने के लिए आपको बधाई। मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि आप स्नातक हो चुके हैं। इसके साथ ही कविन ने लक्ष्य और मीना को 2 स्नातक प्रमाण पत्र सौंप दिए। आखिरकार स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद लक्ष्य ने राहत की सांस ली। लक्ष्य, हमारे युद्ध सेनापति प्रशिक्षण शिविर के सभी प्रशिक्षकों के बीच सर्वसम्मति से हुई चर्चा के बाद स्टार फ्रूट ट्री के अंदर आपके प्रदर्शन ने आपको 494वें बैच के सर्वश्रेष्ठ पुरुष छात्र का खिताब दिलाया है। इसलिए आपको एक स्टार हथियार से पुरस्कृत किया जाता है। एक उत्कृष्ट हथियार। लक्ष्य की आंखें चमक उठीं। ये किसी भी स्नातक प्रमाण पत्र से कहीं अधिक उपयोगी था। इसके बाद कविन ने मीना से कहा, मीना ने सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार जीता है और उसे एक स्टार वेपन भी मिलेगा। मीना ने सिर हिलाया। वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही थी। कविन ने अपना हाथ उठाया और उसकी स्पेस रिंग से 10 बक्से प्रकट हुए। यहां कुल 10 स्टार वेपन हैं। 6 निम्न श्रेणी के स्टार वेपन हैं, हमला, रक्षा और सहायक प्रकार के लिए 2-2। 3 मध्यम श्रेणी के स्टार वेपन हैं, हमला, रक्षा और सहायक प्रकार के लिए 1-1। और एक उच्च श्रेणी का स्टार वेपन है जो हमले के प्रकार का है। आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। आप में से प्रत्येक को एक विकल्प मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आसपास के लोग तितर-बितर हो गए। वे मीना और लक्ष्य की किस्मत देखने के लिए उत्सुक थे। ये सुनकर लक्ष्य को तुरंत दिलचस्पी हो गई। अगर वो उच्च श्रेणी का तारा हथियार प्राप्त कर लेता तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता, क्योंकि तारा हथियार मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को जबरदस्त बढ़ावा देते हैं। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि उसे उच्च श्रेणी के तारा हथियार वाले भाले से लैस किया जाए तो वो मध्यवर्ती युद्ध देवताओं को कुचलने में सक्षम होगा और यहां तक कि उन्नत युद्ध देवताओं का भी मुकाबला कर सकेगा। बक्सों को देखते हुए मीना की खूबसूरत आंखें भी चमक उठीं। लक्ष्य, तुम पहले जाओ। नहीं, तुम जाओ। मीना, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी पसंद का चुनाव कर सकती हो। मीना ने सिर हिलाया और अपने सबसे करीब वाले की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे चुनूंगी। कविन को नहीं पता था कि हर डिब्बे के अंदर क्या है। वो पास गया और डिब्बा खोलते हुए पूछा, मीना, तुमने यही वाला क्यों चुना? सच तो यह है कि मीना और कविन एक दूसरे से परिचित नहीं थे और कविन की सागर से जान पहचान भी बहुत गहरी नहीं थी। मीना को मीना कहकर पुकारना थोड़ा अनुचित तो था, लेकिन उनकी हैसियत और उम्र को देखते हुए ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था। मीना ने कविन की ओर देखा और जवाब दिया, क्योंकि ये डिब्बा मेरे करीब है। कविन अवाक रह गया। वो पास गया और डिब्बा खोला, जिसमें उसे केवल एक कागज की पर्ची मिली। अरे वाह, आपकी पसंद का एक उच्च श्रेणी का तारा हथियार। कविन दंग रह गया। क्या यह संभव था? अन्य 9 बक्सों में स्टार हथियार थे, लेकिन केवल उच्च श्रेणी वाले बक्से में ही प्राप्तकर्ता को चुनने की अनुमति थी और मीना ने इसे तुरंत चुन लिया था। उनके पीछे खड़ी सागर भी बार बार सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। मीना की किस्मत वाकई अविश्वसनीय थी। मीना की खूबसूरत आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या मैं किसी भी प्रकार का हथियार चुन सकती हूं? बिल्कुल, कविन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। तो मैं चुनता हूं। मीना के बोलने से पहले ही लक्ष्य ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, उसे तलवार की जरूरत है। इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कविन ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है मीना की तलवार थोड़ी पुरानी है। अंकल गो बाद में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी तलवार चुन लेंगे। मीना ने लक्ष्य की ओर देखा। स्पष्ट रूप से लक्ष्य का जवाब वो नहीं था जो उसने मूल रूप से देने का इरादा किया था। लक्ष्य ने मीना की तरफ देखा। नासमझ लड़की, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है? लेकिन मुझे हाई ग्रेड स्टार वेपन मिला है, इसलिए आपको वो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही एक भाला है और एक मध्यम श्रेणी का स्टार हथियार भी अच्छा है। मीना, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है तो मेरी मदद करो एक चुनने में। मीना ने बिना झिझक के तुरंत अपने बगल वाले डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा,
ये वाला। कविन चलकर उसके पास गया और उसे खोला। अंदर आश्चर्यजनक रूप से जूतों की एक जोड़ी थी। मीना की किस्मत वाकई अच्छी है। ये वाकई एक मध्यम श्रेणी का तारा हथियार है, और वह भी जूते के आकार का तारा हथियार। ये तो बहुत दुर्लभ है। लक्ष्य ने उन्हें लिया, उनकी जांच की और तुरंत खुशी जाहिर की। क्लाउड स्टेपर एक सहायक मिडग्रेड स्टार वेपन है जो रक्षा और उड़ान दोनों क्षमताओं को जोड़ता है। इसका मूल्य एक सामान्य हाई ग्रेड आक्रामक स्टार वेपन से बहुत कम नहीं है। लक्ष्य एक आत्मा पाठक था। उसे उड़ने के लिए आमतौर पर एक ढाल की आवश्यकता होती थी। कभी कभी वो उसकी जगह तरल धातु का उपयोग करता था, जो बहुत सुविधाजनक नहीं था। लेकिन ये जूते आत्मा पाठक के उड़ने के साधन की जगह लेते थे और पैरों को बेहद मजबूत सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे ये वास्तव में दुर्लभ बन जाते थे। हालांकि उसे कोई उच्च श्रेणी का आक्रमणकारी तारा हथियार नहीं मिला, लेकिन लक्ष्य जानता था कि आक्रमणकारी तारा हथियार सबसे आम होते हैं। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी का हथियार भी कुछ मायनों में इन जूतों की तुलना में कम व्यावहारिक था। लक्ष्य को एक उत्कृष्ट मध्य श्रेणी का तारा हथियार प्राप्त करते देख मीना ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, जिससे बगल से देख रहे सागर बार बार भौहें चढ़ाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि बड़ी हो चूंकि बेटी को घर पर नहीं रखा जा सकता। लक्ष्य के घायल होने के कारण युद्ध जनरल प्रशिक्षण शिविर में सब कुछ सादगी से आयोजित किया गया। कुछ संक्षिप्त भाषणों के बाद दीक्षांत समारोह समाप्त हो गया। लक्ष्य और मीना, अगर भविष्य में आपके पास समय हो तो बेझिझक वापस आकर मिले। अगर आप इच्छुक हो तो प्रशिक्षक के रूप में भी सेवा दे सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। लक्ष्य और मीना ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बाकी लोगों को अलविदा कहा। सागर पहले ही अपनी उड़न तश्तरी में सवार हो चुका था और उसने उन दोनों को तुरंत उसके पीछे आने का निर्देश दिया। लक्ष्य ने मूल रूप से आइस सिटी बेस सिटी लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी चोटों का इलाज आवश्यक था। इसके अलावा उसे कैपिटल सिटी बेस सिटी भी जाना था, जहां यूरोपीय संघ से बनी जीवन शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां बिकती थी। अब जब उसके पास पैसे थे तो वो अपने माता पिता के लिए कुछ खरीद सकता था। इसलिए वो मीना के साथ सागर की उड़न तश्तरी में सवार हो गया। उनके सवार होने के बाद उड़न तश्तरी ने उड़ान भरी और राजधानी शहर बेस सिटी की दिशा में रवाना हो गई। हालांकि लक्ष्य को लगा कि माहौल कुछ अजीब सा है। सागर चुपचाप बैठी टीवी स्क्रीन को गंभीर चेहरे से देख रही थी, जबकि मीना मानो कोई छोटी बच्ची हो जिसने कुछ गलती कर दी हो, सिर झुकाए चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। लक्ष्य अब भी सागर का सम्मान करता था। पिछले जन्म से ही उस व्यक्ति की उसके मन पर गहरी छाप थी। अपने पिछले जीवन में जब अलौकिक सभ्यता पृथ्वी पर उतरी तो सागर ने उल्कापिंड स्तर तक साधना कर ली थी, जिससे वो ग्रह के शीर्ष विशेषज्ञों में शुमार हो गया था। जब अलौकिक सभ्यता ने आक्रमण किया तो सागर ने तुरंत प्रतिरोध नहीं किया और आक्रमणकारियों से संपर्क भी किया। उस समय लक्ष्य ने उसे नीचा समझा था, ये मानते हुए कि वो आक्रमणकारियों का साथ देगा और गद्दार बन जाएगा। हालांकि बाद में मीना द्वारा आक्रमणकारियों से लड़ते हुए तुरंत मर जाने के बाद सागर ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने पहले आत्मसमर्पण का बहाना बनाकर आक्रमणकारियों के एक समूह को ग्रेस कैथेड्रल में लाया और फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देखने में हानिरहित लगने वाले सागर ने एक हताश और उन्मादी हमला किया। अकेले 11 आक्रमणकारियों को मारने के बाद वो राजधानी क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे एक परग्रही युद्धपोत पर सवार हो गया और सफलतापूर्वक उसे उड़ा दिया, जिससे वो एशियाई क्षेत्र में किसी परग्रही युद्धपोत को नष्ट करने वाला पहला मार्शल आर्टिस्ट बन गया। बेशक उस युद्ध में सागर की भी मृत्यु हो गई, एक भीषण विस्फोट जिसने लगभग आकाश को ढक लिया था। फिर भी लक्ष्य की स्मृति में वो घटना ताजा रही। ये व्यक्ति तर्कसंगत, शांत और शक्तिशाली था। उसकी एकमात्र कमजोरी मीना ही प्रतीत होती थी, वो लड़की जिसे उसने स्वयं पाला पोसा था।
वो उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन बेटी से भी बढ़कर थी। इसलिए इस समय उसका खराब मूड में होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लक्ष्य चुपचाप चलकर पास आई और बोली, सीनियर सागर। सागर ने अचानक लक्ष्य की बात काटते हुए कहा, अभी बात मत करो, बैठ जाओ। लक्ष्य थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर भी बैठ गया। मीना तुरंत आई, कहीं से पट्टियां और जालीदार कपड़ा लाई और लक्ष्य के घावों पर पट्टी बांधने लगी। सागर ने एक नजर डाली, ठंडी सी सांस ली और फिर सैटेलाइट टेलीविजन की आवाज बढ़ा दी। लक्ष्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। यह स्थिति पेचीदा लग रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि मीना का तारामंडल देखने वाला दर्पण उसके कारण टूट गया था, जिससे आगे और भी परेशानी हो सकती थी। मीना ने चुपचाप लक्ष्य को पट्टी बांधी, अपने लाल होठों को धीरे से काटा। जाहिर तौर पर वो भी असहज महसूस कर रही थी। तभी टेलीविजन से आ रही आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ताजा रिपोर्ट, अफ्रीकी संघ के केप टाउन बेस सिटी के लिए 1 महीने तक चली लड़ाई आज समाप्त हो गई। केप टाउन बेस सिटी में विकृत राक्षसों ने घुसपैठ कर ली है। केप टाउन को सुदृढ़ करने के लिए भेजे गए अफ्रीकी संघ के कई मार्शल आर्टिस्ट मारे गए हैं। केप टाउन से नागरिकों को निकालने का प्रयास असफल रहा, क्योंकि रास्ते में ही विकृत राक्षसों ने उन्हें रोक लिया। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या अब 9 मिलियन तक पहुंच गई है। इसके बाद युद्ध क्षेत्र का उपग्रहीय फुटेज दिखाया गया। केप टाउन की शहर की दीवारें विकृत गैंडों के झुंड ने गिरा दी थी। चारों ओर धुआं ही धुआं था और लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर-उधर भाग रहे थे। अनगिनत विकृत सियार, विकृत शाही, विकृत जेब्रा और विकृत तेंदुए भागती भीड़ का पीछा कर रहे थे। लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने पर सामान्य लड़ाकू विमानों से भी बड़े विकृत गिद्धों ने तुरंत उन पर धावा बोल दिया। जल्द ही विमान का कॉकपिट फट गया। पायलट को गिद्धों ने हवा में ही नोच डाला और विमान नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ढही हुई दीवारों के पास टैंक तैनात किए गए थे, लेकिन तभी 10 मीटर लंबा एक विकृत विशालकाय हाथी हमला करने के लिए आगे बढ़ा। एक ही वार में टैंक धातु के चपटे टुकड़े में बदल गया। दीवार के उन हिस्सों में जो अभी भी डटे हुए थे, एक रूपांतरित जिराफ तेजी से आगे बढ़ा। उसका विशाल सिर दीवार के ऊपरी हिस्से पर तेजी से गुजरा और 4-5 सैनिकों को निगल गया, जिससे स्वचालित तोप की गड़गड़ाहट पूरी तरह शांत हो गई। जहरीले सांप गलियों में रेंग रहे थे और बंदर छतों पर उछल कूद कर रहे थे। सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। कुछ क्षेत्रों में मार्शल आर्टिस्ट अभी भी लड़ रहे थे। लक्ष्य ने कई काले रंग के अफ्रीकी युद्ध देवताओं को रक्षात्मक मुद्रा में देखा, जो लगातार बड़ी संख्या में विकृत जानवरों को मार रहे थे। हालांकि एक बख्तरबंद वाहन से भी बड़ा 3 सिर वाला विकृत शेर अचानक दीवार पर कूद पड़ा। अपने 3 विशाल सिरों से लगातार कई हमलों में तीनों युद्ध देवता तुरंत मर गए और उनका कोई शव नहीं बचा। एस रैंक का विकृत जानवर, वो शेर एक एस रैंक का विकृत जानवर है। सागर की आंखें सिकुड़ गई और आखिरकार वो बोला। युद्ध देवताओं को निगलने के बाद शेर आकाश की ओर दहाड़ा। फिर उपग्रह फुटेज जूम आउट हुआ, जिससे विशाल मैदान दिखाई दिया जहां अनगिनत विकृत जानवर धरती पर फैले हुए थे और आकाश को ढक रहे थे। जहां तक नजर जाती थी, सब कुछ फैला हुआ था। लक्ष्य ने देखते हुए अपने मन में हिसाब लगाया। उसके पुनर्जन्म से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था और जो घटनाएं होनी थी वे अभी भी घट रही थी। अपने पिछले जीवन में आइस सिटी बेस सिटी को पृथ्वी पर पतन के बाद तीसरा प्रमुख बेस सिटी माना जाता था। पहला अफ्रीकी संघ का केपटाउन था और दूसरा ब्राजील का अमेजन बेस सिटी था। प्रत्येक पतन के बीच लगभग आधा वर्ष का अंतराल था। हालांकि आइस सिटी की स्थिति उन दोनों जगहों से बिल्कुल अलग थी। अफ्रीकी संघ के देशों के पास वैसे भी बहुत कम आधार शहर थे। केप टाउन सबसे दक्षिणी छोर पर अन्य देशों से काफी दूर स्थित था और ये उत्परिवर्तित राक्षसों से भरा एक आपदाग्रस्त क्षेत्र था।
अफ्रीकी संत की तकनीकी शक्ति थोड़ी कमजोर होने के कारण इसका पतन होना तय था। ब्राजील में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। रियो में उत्परिवर्तित राक्षसों की संख्या अफ्रीका से कुछ ही कम नहीं थी और अमेजन नदी बेसिन जल राक्षसों से भरा हुआ था। अमेजन बेस सिटी की स्थापना एक गलती थी। ये आधे साल बाद भी टिक नहीं पाएगा और अंततः इसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि आइस सिटी बेस सिटी का पतन कुछ हद तक मानवीय त्रुटि के कारण हुआ था। शहर के निर्माण में खामियों और प्रशासकों की लापरवाही के कारण एक अभूतपूर्व आपदा उत्पन्न हुई। बेशक मानवीय कारक के बिना भी उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा आइस सिटी पर किए गए हमले का पैमाना काफी विशाल था। इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर यह प्रसारित हो रहा था। चूंकि अफ्रीकी संघ विश्व युद्ध देवता गठबंधन का आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।